हाय फ्रेंड्स, होप यू आर एट गुड हेल्थ। फ्रेंड्स, आज हम लोग सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर 7 में आ चुके हैं और लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 6 तक हम लोग ने मोल कंसेप्ट और उसके एप्लीकेशन यानी कि मोल कंसेप्ट और स्टोइकियोमेट्री के कॉन्सेप्ट को समझा है। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में हमारे पास कुछ टॉपिक्स हैं जो हमें 7th लेक्चर में डिस्कस करना है, जिसे मैं एजेंडा ऑफ लेक्चर बुलाता हूं। और आज के डिस्कशन में हमें क्या क्या टॉपिक डिस्कस करना है तो हम पहले उसे जान लेते हैं, फिर एक एक टॉपिक को हम लोग इंडिविजुअली स्टडी करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहला टॉपिक जो हमें स्टडी करना है दैट इज एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास नंबर। दूसरा टॉपिक हमें स्टडी करना है रिलेटिव एटॉमिक मास। थर्ड हमें स्टडी करना है एवरेज एटॉमिक मास। फोर्थ स्टडी करना है मॉलिक्यूलर मास और फिफ्थ हमें स्टडी करना है एवरेज मॉलिक्यूलर मास। तो बेसिकली एटॉमिक मास से रिलेटेड जो भी कंफ्यूजन आपके माइंड में है, आज इस लेक्चर में मैं उसे दूर करने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स के मन में कंफ्यूजन क्या होता है कि सर एटॉमिक मास बेसिकली क्या होता है, पीरियोडिक टेबल में जो मास लिखा है वो क्या होता है, एटॉमिक मास नंबर क्या होता है। तो काफ़ी सारे सिमिलर टर्म सुनने को मिल रहे हैं, तो हम एक एक करके सारे टर्म को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये है आज के इस लेक्चर का एजेंडा और हम लोग अपने इस लेक्चर का सबसे पहला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास नंबर। अभी देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है एटॉमिक मास। अच्छा, डेफिनेशन देखें। सो एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास इज सिंपली मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट, यानी कि एलिमेंट के किसी एक एटम का मास, एलिमेंट के किसी एक एटम का मास क्या है? एटॉमिक मास। अच्छा, एटॉमिक मास नंबर क्या है? एटॉमिक मास नंबर है, इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। फ्रेंड्स, यहां पे इंपॉर्टेंट कैच क्या है? इंपॉर्टेंट कैच ये है कि ये सिर्फ एटॉमिक मास है और ये एटॉमिक मास नंबर है, यानी यहां पर एक नंबर करके एक एडिशनल टर्म इंट्रोड्यूस हो गया है। तो जब मैं नंबर की बात करता हूं तो नंबर तो वो एक होल नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहता हूं, अगर आप देखिए, अगर आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर को ऐड करेंगे तो नेचुरल सी बात है आपको एक होल नंबर मिलने वाला है। तो एटॉमिक मास नंबर एक होल नंबर होता है जो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को ऐड करके हमें मिलता है। लेकिन एटॉमिक मास थोड़ा सा अलग है। अच्छा, जरा समझते हैं, पहले डिटेलिंग और लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मेरे पास कोई एलिमेंट x है। आपको मालूम है कि ऊपर हम लोग लिखते हैं a और नीचे है लिखते हैं z। अच्छा, ये a क्या है? फ्रेंड्स, ये a ही आपका कहलाता है एटॉमिक मास नंबर। ये ए क्या है फ्रेंड्स? आपका एटॉमिक मास नंबर। फ्रेंड, ये जेड क्या है? जेड है आपका एटॉमिक नंबर, जिसे हम लोग बुला सकते हैं या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या तो हम इसे कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि आपको मालूम है कि किसी भी एटम में हमेशा इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। सो एटॉमिक नंबर का मतलब है आप सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन को काउंट कर लो, वो आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? एटॉमिक नंबर। व्हाट इज एग्जैक्टली एटॉमिक मास नंबर? अब एटॉमिक मास नंबर क्या है? रुदरफोर्ड की एक थियरी का हम लोग सहारा लेने वाले हैं। रुदरफोर्ड ने क्या कहा था? द एंटायर मास ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड ओवर न्यूक्लियस, यानी कि एटम का जो पूरा का पूरा मास है वो न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। अब फ्रेंड्स, इतनी बेसिक बात तो आई होप आप सभी को मालूम होगी कि एटम दिखता कैसे है। ऑफकोर्स एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में और हमारे पास एक काफी सारे शेल्स होते हैं। तो फ्रेंड, इसे हम लोग बुलाते हैं न्यूक्लियर पार्ट और इसे हम लोग बुलाते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। फ्रेंड्स, न्यूक्लियर पार्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? न्यूक्लियर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा जो न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा होगा। ओके, अच्छा, जैसे रुदरफोर्ड ने बता दिया कि पूरा का पूरा वेट इस न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड है, तो जरूरी बात है कि हमें इलेक्ट्रॉन पर फोकस करने की कोई जरूरत नहीं है। जहां तक हम एटॉमिक मास की बात कर रहे हैं, हमें फोकस करना होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पर एक बात क्लियर हो गई, हमें फोकस करना पड़ेगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से हमें मालूम पड़ेगा एटॉमिक मास, क्योंकि एटॉमिक मास पूरा का पूरा न्यूक्लियस पर कॉन्सेंट्रेटेड होता है। तो जो न्यूक्लियस में है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जो न्यूक्लियस में नहीं है उसे हम इग्नोर करेंगे। अच्छा, ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहां पर कौन कौन है और कैसे एटॉमिक मास हम लोग डिराइव करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन जैसे मैंने यहां लिखा, दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू एटॉमिक नंबर। अच्छा, हमें मास ऑफ प्रोटॉन मालूम है, ये m का मतलब मास है, p का मतलब प्रोटॉन है, और मास ऑफ प्रोटॉन होता है अराउंड 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम।
ये फैक्चुअल डेटा है, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं फ्रेंड्स? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने का सिंपल तरीका है, आपको ए और जेड को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अगर आप ए और जेड को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अच्छा, मास ऑफ न्यूट्रॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन क्या होता है? ये भी रफली उतना ही होता है जितना प्रोटॉन का मास होता है, थोड़ा बहुत नंबर्स का इधर उधर होता है, बट मैं फिलहाल इनको सेम लेके चलता हूं। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए फ्रेंड्स, न्यूक्लियस में प्रोटॉन का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? प्रोटॉन की वजह से जो पूरे एटम का वेट होगा वो होगा Z मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन। कितना आपके पास प्रोटॉन है मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन। अच्छा, न्यूट्रॉन की वजह से कितना वेट है एटम का या फिर न्यूक्लियस का? वो हो जाएगा a माइनस जेड। ये a माइनस जेड क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज a माइनस जेड? a माइनस जेड इज द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर, विच इज नथिंग बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। तो फ्रेंड्स, इतना जो वेट है वो प्रोटॉन की वजह से मुझे मिल गया, इतना जो वेट है वो मुझे न्यूट्रॉन की वजह से मिल गया है। और मैंने आपको कहा है कि एटम का पूरा वेट न्यूक्लियस पे कॉन्सेंट्रेटेड होता है, तो हमें न्यूक्लियस पर फोकस करना है, हमें इलेक्ट्रॉन पे फोकस नहीं करना है। अब हमें प्रोटॉन की वजह से कितना वेट है, न्यूट्रॉन की वजह से कितना वेट है वो मालूम पड़ गया है, तो बस अब इन्हें ऐड करने की देरी है और हमें क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स? एटॉमिक मास। तो चलिए इनको ऐड कर देते हैं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू ZMP। Z का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ न्यूट्रॉन। फ्रेंड्स, ये है आपका एटॉमिक मास। इस तरह से हम निकालते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास नंबर क्या चीज है? ये जो आपको नंबर दिख रही है, और ये नंबर आती कैसे? मैंने यहां लिखा हुआ है इट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो आप केवल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर्स को ऐड कर दीजिए, वो क्या हो जाएगा? आपका एटॉमिक मास नंबर। तो फ्रेंड्स, इनमें जरा डिफरेंस को एकदम हम लोग दूर, जो हमारे मन में जो कंफ्यूजन बन जाता है, और उस कंफ्यूजन को हम लोग कंक्लूजन की तरफ लेकर चलते हैं कि भाई एटॉमिक मास होता है प्रोटॉन की वजह से मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ सिंगल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की वजह से मास मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ अ सिंगल न्यूट्रॉन। ये हो गया आपका एटॉमिक मास। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर है सिंपली आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के नंबर को आप ऐड कर दीजिए और वो आपका बन जाएगा एटॉमिक मास नंबर। तो आई थिंक अब जो कंफ्यूजन है वो कंक्लूजन की तरफ बढ़ रहा है। कंफ्यूजन कंक्लूजन की तरफ कैसे बढ़ रहा है? एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर में हमें क्लियर डिफरेंस मालूम पड़ चुका है। अच्छा, आप बोलोगे सर ये कहाँ से आया सर? मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, तो ये हमें साइंस ने निकाल के दे दिया है, ठीक है। हमने इतना इसके लिए कोई कुछ हमने मेहनत नहीं किया है, हमें साइंस ने ऑलरेडी बता दिया है कि प्रोटॉन का मास इतना होता है, न्यूट्रॉन का मास इतना होता है। कुछ लाइट सेंसिटिव, मतलब ऐसे मशीन्स होते हैं जो बहुत ही टाइनी पार्टिकल्स को मेजर करके हमारे सामने डेटा लेकर आ जाते हैं और हमारी लाइफ को आसान कर देते हैं। तो हमें सिर्फ इन डेटास की हेल्प लेके एटॉमिक मास निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आई होप द डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास नंबर इज क्लियर टू यू। अच्छा, जरा कुछ एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो हम लोग पहले बोर्ड को रफ करेंगे। कुछ एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे, जरा ध्यान से समझिए। अच्छा, अगर मैं बात करता हूं फ्रेंड्स कार्बन के एटॉमिक मास की, इफ आई टॉक अबाउट एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, तो फ्रेंड्स कार्बन का सिंबल है 12C6। 12 है इसका एटॉमिक मास नंबर, 6 है इसका एटॉमिक नंबर। तो फ्रेंड्स Z की वैल्यू हो गई 6। मास ऑफ प्रोटॉन तो यूनिवर्सल है 1.67 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा फ्रेंड्स, अगर न्यूट्रॉन की वैल्यू निकालनी हो, न्यूट्रॉन का नंबर निकालना हो, तो बस आपको a माइनस जेड करना है, विच इज 12 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 6। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल वैल्यू है उस वेट की, विच इज रफली सेम एज मास ऑफ प्रोटॉन। तो अगर मुझे कार्बन का एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है, कार्बन का, तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स? कार्बन का एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए, कार्बन का एटॉमिक मास फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगा? ZMP यानी कि 6 इंटू 1.67 इंटू 10⁻⁻24
प्लस a माइनस जेड की वैल्यू भी कितनी है 6 मल्टीप्लाई बाय 1.67 इंटू 10⁻⁻24। फ्रेंड्स अब इसे हम लोग ने ऐड किया तो हमारा आंसर आया रफली अराउंड 20 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, ये 20 के आगे भी कुछ वैल्यूज हैं, 20 पॉइंट कुछ हो सकता है, आई डोंट केयर अबाउट दैट। मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाहता हूं कि एक कार्बन एटम का मास रफली इतना है। अब आप कहेंगे सर ये नंबर बहुत ही इनकन्वीनियंट है, 20 इंटू 10⁻⁻24। अगर मैं इसे कैलकुलेशंस में यूज़ करता हूं तो ये मेरे लिए बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, क्योंकि एक बहुत ही छोटा नंबर है। एटम का मास बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही कम होता है। तो हमारे लिए कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है। अच्छा, तो कैसे हम इसे इनकन्वीनियंट की से मोर कन्वीनियंट की तरफ लेकर जा सकते हैं, तो हम उस पर देखने वाले हैं। तो सिमिलरली अगर आप कुछ और एटम्स का मास देखें फ्रेंड्स, अगर आप कुछ और एटम्स का मास देखें, एटॉमिक मास की बात कर रहा हूं, अगर आप एटॉमिक मास, और जब भी मैं एटॉमिक मास कहता हूं मतलब एक एटम का मास, तो अगर आप एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन देखें तो ये रफली आपको मिलेगा 26 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, 26 पॉइंट कुछ होगा, बट मैंने फिलहाल 26 लिखा है। अच्छा, एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम देखा तो अराउंड 39.86 के आसपास ये आया था, -24 ग्राम। तो फ्रेंड एक एटम का मास आप देख लीजिए, कार्बन के एक एटम का मास है 20 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम, ऑक्सीजन का मास है 26 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम, और मैग्नीशियम का है 39.6 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। Now these weights are very inconvenient, okay, to handle the calculations. Calculation जब आप करेंगे तो ये weights बहुत ही ज़्यादा inconvenient होने वाले हैं। इसीलिए अब हम इन weights को थोड़ा simplify करेंगे और इन्हें थोड़ा convenient बनाएंगे अपने calculations के लिए, और हमारे पास नया कॉन्सेप्ट आएगा जो इन weights को convenient बनाएगा, और उस कॉन्सेप्ट का नाम है relative atomic mass। यानी कि अगर मुझे इन एटॉमिक मास को सिंप्लीफाई करना है, इन्हें कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से आसान करना है, तो मुझे जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप फ्रेंड्स एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर के बीच का जो कन्फ्यूजन आपके मन में बना हुआ था वो दूर हो गया है। अब बड़ा सवाल ये आता है कि सर अगर एटॉमिक मास ये है और एटॉमिक मास नंबर आपने जो बताया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ऐड करके आता है, तो सर पीरियोडिक टेबल में जो मासेस हैं वो कौन से मासेस हैं सर? तो फ्रेंड्स पीरियोडिक टेबल के जो मास हैं वो एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास हैं। अब उसके कॉन्सेप्ट पर आएंगे, बट पहले हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट को सक्सेसफुली समझेंगे, इसके बाद हम लोग एवरेज एटॉमिक मास के कॉन्सेप्ट पर आएंगे, और फिर आगे का लेक्चर इसी फ्लो में चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। सो फ्रेंड्स अब हम लोग कॉन्सेप्ट शुरू कर रहे हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। हमने कहा था कि हम लोग एटॉमिक मास को सिंप्लीफाई करेंगे और उसे कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से आसान बनाने की कोशिश करेंगे, और इसीलिए हमने कंसेप्ट को इंट्रोड्यूस किया रिलेटिव एटॉमिक मास। जरा एक एक वर्ड को समझते। देखिए एटॉमिक मास तो हम लोग समझ चुके हैं ये एग्जैक्टली क्या होता है। ये शब्द जो आ गया है, नया एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर दिया साइंस ने, रिलेटिव। अच्छा, रिलेटिव का मतलब वो रिलेटिव नहीं जो आपके घर के होते हैं, यहाँ पे रिलेटिव का मतलब है कि अब हमें वेट को किसी रेफरेंस एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। क्या किसी एलिमेंट के वेट को यानी एटॉमिक मास को अब हमें किसी दूसरे एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ। जब आप ओवरवेट हैं, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, और फिर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको कंपेयर करेंगे कि आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपका वेट ज़्यादा है तो आपसे कंपेयर करवाएंगे, देखो उसका वेट कम है, तो वो किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? उस एक्स पर्सन के रिस्पेक्ट में आपके वेट को कंपेयर करके बोल रहे हैं कि अब आप थोड़े मोटे हो गए, जरा पतले कर लो अपने आप को। अच्छा, तो यहाँ पर उस बंदे ने किसी एक्स पर्सन का रेफरेंस दिया और आपकी बात उसके रिलेटिवली वो कर रहा है। तो सिमिलरली एटॉमिक मास को भी हमें किसी एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा, यानी कि हमें हर एलिमेंट का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है, रिलेटिव एटॉमिक मास, वो किसी फिक्स्ड एलिमेंट के रिस्पेक्ट में निकालना पड़ेगा। वो कौन सा एलिमेंट है वो आगे चल के हम लोग देखेंगे, उसको हम डिकोड करेंगे, बट पहले आप इसे समझ लीजिए कि अब हमें एक एक एलिमेंट का वेट किसी फिक्स्ड एलिमेंट, कोई रेफरेंस हमें एलिमेंट लेना पड़ेगा, और उसके रेफरेंस में हमें अदर एलिमेंट्स का वेट निकालना पड़ेगा। अच्छा, तो अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि कौन सा है वो एलिमेंट जिसको हम लोग रेफरेंस एलिमेंट मान रहे हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम लोग बाकी एलिमेंट्स का वेट निकालेंगे। तो हम लोग वो देखने जा रहे हैं अभी। चलो ध्यान से समझिए फ्रेंड, ध्यान से समझिए। लेट अस कंसिडर
द mass of one atom of carbon 12, the mass of one atom of carbon 12 is 12 units. ओके यानी कि सर आप कार्बन ले रहे हो, हाँ मैं कार्बन ले रहा हूं, बट कार्बन क्यों ले रहा हूं उसके रीजंस बताऊंगा। पहले आप समझिए, मैं यहां पे एक अजम्पशन पे चल रहा हूं, मैं एक चीजें अज्यूम कर रहा हूं कि भाई आप मान लीजिए कि एक एटम कार्बन 12 के एक एटम का मास है 12 यूनिट। अब आप बोलोगे सर 12 ही क्यों, 12 में ऐसा क्या खास है? तो फ्रेंड्स 12 में खास ये है कि ये जो 12 है ना, ये कार्बन का एटॉमिक मास नंबर है। और ये जो नंबर्स होते हैं ना एटॉमिक मास नंबर्स, ये थोड़े से इजी होते हैं, कन्वीनियंट होते हैं हैंडल करने के लिए मैथमेटिकली। इसलिए मैंने ऐसा मान लिया कि मेरे पास अगर एक कार्बन एटम है तो उसका वजन मैंने मान लिया 12 यूनिट्स। और यही यूनिट्स जो आप देख रहे हैं 12 यूनिट्स, इसे हम लोग आगे चल के रिप्लेस कर देंगे 3 अलग अलग यूनिट से। या तो आप इसे बुलाइए AMU, या तो आप इसे बुलाइए U, या तो आप इसे बुलाइए डाल्टन। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी यूनिट्स को जो मैं अभी कह रहा हूं, जिसको मैं यूनिट्स नाम दे रहा हूं, वो आगे चल के हो जाएगा एटॉमिक मास यूनिट, वो हो जाएगा यूनिफाइड मास, या वो हो जाएगा डाल्टन। तो पहले हम लोग एक अजम्पशन मान रहे हैं कि हमारे पास एक एटम ऑफ कार्बन 12 का मास है 12 यूनिट्स। अच्छा, एक्सपेरिमेंटली मुझे मालूम है, वी नो, अच्छा वी नो का मतलब क्या होता है? हम जो जानते हैं, जो हमें साइंस ने बताया है। साइंस ने क्या बताया है? मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12 इज इक्वल टू हाउ मच? 19 पॉइंट, अभी हमने निकाला था अप्रॉक्सीमेटली, तो 19 मैंने मान लिया था उसको, 19 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये मुझे किसने बताया? ये मुझे साइंस ने बताया। साइंस ने वेट करके मुझे बता दिया। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और जो एक्सपेरिमेंट है उसका नाम है मतलब जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। तो वो हमें ये वेट बता देता है भाई। अच्छा, ये हमने अज्यूम किया था और ये साइंस ने हमें बताया। चलिए, लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो जरा राइट हैंड साइड को इक्वल कर देते हैं। तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि भाई 12 यूनिट्स या 12 यूनिट का मतलब हो गया 19 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अब क्योंकि यहाँ पर यूनिट्स थोड़ा अलग अलग है तो हम लोग इक्विवेलेंट का साइन यूज कर लेते हैं। आपको मालूम होगा इक्वल का साइन कब यूज करते हैं? जब लेफ्ट और राइट की यूनिट क्या होती है फ्रेंड्स? आपकी सेम होती है। और इक्विवेलेंट का साइन कब यूज करते हैं? जब लेफ्ट और राइट की यूनिट्स क्या होती है? अलग अलग होती है। अच्छा, तो फ्रेंड क्या यहां से 1 U की वैल्यू आ सकती है? एक यूनिट का वैल्यू आ सकता है? हाँ, आ सकता है। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1/12 इंटू 19 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, यानी मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। Yes, I can write it down। और मैंने आपको बताया था कि U हमारा आगे चल के हो जाएगा AMU। सो फ्रेंड्स, ये है आपका 1 AMU का वैल्यू। 1 AMU का वैल्यू क्या है? 1/12 टाइम मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अच्छा, आप बोलोगे सर ठीक है, ये तो आपने जो बातें बताई वो समझ में आ गई सर, लेकिन आप AMU कर क्यों रहे हो? क्योंकि फ्रेंड्स, अच्छा एक एग्जाम्पल लेते हैं। दिल्ली से मुंबई का डिस्टेंस मेजर करना है। आप सेंटीमीटर की स्केल लेकर जाओगे, आप मिलीमीटर की स्केल लेकर जाओगे, आप तो किलोमीटर की स्केल से उसको मेजर करोगे ना, क्योंकि उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली अगर आपको एटम का वेट निकालना है तो आप केजी लेके जाओगे, आप मिलीग्राम लेके जाओगे, आप ग्राम लेके जाओगे, वो तीनों काम नहीं आएंगे। देखो, काम तो आएंगे बट वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है, मतलब वो तीनों बहुत ही इनकन्वीनियंट यूनिट है उनको मेजर करने के लिए। तो साइंस ने हमें एक नया यूनिट दिया, क्योंकि एटम्स का मास बहुत छोटा होता है। अभी जैसे आपको बताया था -24 के रेंज में है वो, -24 ग्राम, बहुत ही इनकन्वीनियंट है। तो साइंस ने बोला आप एक काम कीजिए, AMU को इंट्रोड्यूस कर दीजिए। AMU क्या करेगा? इन्हीं छोटे छोटे एटम का वजन एक सिग्निफिकेंट, एक अच्छे नंबर में हमें लाके दे देगा। तो हमने सबसे पहले हमने पहले 1 AMU को डिफाइन करने की कोशिश की। तो 1 AMU को जब हमने डिफाइन किया तो हमारा आया कि इट इज 1/12 टाइम मास ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। अब सारे एलिमेंट का वजन इसी 1 AMU के रिलेटिव या 1 AMU के रेफरेंस में निकालना है। इसीलिए उन सारे एटम्स का मास जो निकालने पर आएगा उन्हें हम बुलाएंगे रिलेटिव एटॉमिक मास, इन शॉर्ट RAM। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। चलिए वापस से आते हैं कॉन्सेप्ट पे। ये हमने अज्यूम किया, हमने माना
ये हमें साइंस ने बताया। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, राइट साइड इक्वल कर दिया, तो मुझे 1 यूनिट या 1 AMU का वैल्यू आ गया। और AMU का फुल फॉर्म मैंने इसे बोला है, लिखा नहीं है तो मैं लिख देता हूं, एटॉमिक मास यूनिट्स। इसे U भी बुलाते हैं, U का मतलब है यूनिफाइड मास और DA मतलब डाल्टन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 1 AMU का आपका मतलब हो गया। जैसे 1 kg होता है 1000 ग्राम, इस तरह से हम एक एक यूनिट्स को डिफाइन करते हैं, तो हमने 1 AMU को भी डिफाइन कर दिया, ये होता है 1 AMU। अब चलिए 1 AMU के रेफरेंस में ही हम लोग सारे एलिमेंट्स का वेट निकालने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं, बाय द वे 1/12, ये देखिए आपके सामने ये है। अच्छा, ये 19 पॉइंट कुछ होगा, फिलहाल के लिए मैं उसमें डेसिमल्स में नहीं जा रहा हूँ। जब इसको सॉल्व किया गया फ्रेंड्स, तो आंसर आया 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। यानी कि 1 AMU का, ये तो डेफिनेशन है, 1 AMU का न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपका आ गया 1 AMU का न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये है आपका 1 AMU का स्टैंडर्ड डेफिनेशन। तो ये AMU को हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि एटम्स बहुत छोटे होते हैं और उन बहुत छोटे वेट को मेजर करने के लिए हमें एक ऐसी क्वांटिटी लेनी पड़ेगी जो उन छोटे वेट्स को मेजर कर ले। तो अब हमें इतना पता चल गया कि 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम का मतलब होता है 1 AMU, ये मालूम पड़ गया। अब हम लोग सभी एलिमेंट्स का वेट इसी के रेफरेंस में निकालेंगे, और जो वेट आएगा उसी का नाम हो जाता है फ्रेंड्स रिलेटिव एटॉमिक मास। तो चलिए उस डिस्कशन को शुरू करते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन रह गया है कि सर कार्बन क्यों, सर वाई कार्बन? तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं अभी जस्ट आपको देने वाला हूं। पहले हम इसको रब करते हैं और आगे डिस्कशन को बढ़ाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने 1 AMU की वैल्यू को डिफाइन कर दिया है, और हमने कहा था कि अब सारे एलिमेंट का वेट उसी 1 AMU के रेस्पेक्ट में हम लोग निकालेंगे, और उसी जो वेट आएगा उसे हम लोग क्या बुलाएंगे, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो चलिए कुछ एलिमेंट्स के लिए हम लोग निकाल लेते हैं, और बाद में हम इसे जनरलाइज कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। अच्छा, अगर मुझे रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि RAM, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन फाइंड आउट करना है, तो फ्रेंड्स ये हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे करते हैं। हमें मालूम है कि एक एटम, 1 एटम ऑफ कार्बन 12 विल वे हाउ मच, रफली अराउंड 19 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। हमें मालूम है 1 AMU का वैल्यू, 1 AMU कितना होता है फ्रेंड्स, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो फ्रेंड्स अब हमें रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन निकालना है, और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास यूनिट, या फिर आप इसे लिख सकते हैं 1 AMU। तो जैसा मैंने आपको कह दिया कि अब सारे एलिमेंट का वेट 1 AMU के रेफरेंस में या उससे रिलेटिवली निकालना है, तो मैंने इसे 1 AMU से डिवाइड कर दिया। तो अगर इसे देखें 19 इंटू 10⁻⁻24 डिवाइडेड बाय 1.66 इंटू 10⁻⁻24, तो फ्रेंड्स अब ये 19 पॉइंट कुछ कुछ होता है, वो मैंने कैलकुलेशन पर्सपेक्टिव से इतना ही रखा है। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ऑफकोर्स ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, तो जैसी पावर कैंसिल हो गई, अब आपको एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में नंबर आएगा, और वो होगा अप्रॉक्सीमेटली 12U या फिर 12 AMU। अच्छा, टेक्निकली अगर आपको मैं बताऊं तो एक एटम का मास हमने ग्राम में रिपोर्ट किया है, और 1 AMU की भी वैल्यू हमने ग्राम में बता रखी है। सो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, और टेक्निकली RAM की कोई यूनिट नहीं होगी, बट हम लोग कभी कभी लिख देते हैं 12U या फिर 12 AMU, ये हम लोग लिख देते हैं कभी कभार, ठीक है, जस्ट फॉर कैलकुलेशन पर्पस से, क्योंकि आदत सी हो जाती है, न्यूमेरिकल जैसे सॉल्व करता है यूनिट लगाना होता है, तो हम लिख देते हैं कभी कभार, बट टेक्निकली उसकी कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर और नीचे सेम आपका यूनिट आने वाला है। ठीक है फ्रेंड, सो इस तरह से। अच्छा, अगर मैं बात करूं रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, अगर मुझे निकालना है रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या करूंगा मैं फ्रेंड्स, मैं एक एटम का मास लूँगा यहाँ पर, और उसको 1 AMU से डिवाइड कर दूंगा। अब यहाँ पर जो एक एटम का मास होता है हाइड्रोजन का, वो इतना होता है। ये कहाँ से पता चला, साइंस ने बताया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ने बताया। 1 AMU की वैल्यू इतनी होती है, उसे डिवाइड कर दिया, तो रफली हमारा आंसर, अगर इसको डिवाइड कर देंगे, अच्छा ये वैल्यू थोड़ी बहुत डिफर करती है बट बहुत ज़्यादा नहीं, तो हमारा आंसर आता है 1 AMU। तो हम लोग कहते हैं ना फ्रेंड, हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट 1 होता है, तो ये है वो 1। आर यू अंडरस्टैंडिंग? ये है कार्बन का वेट 12। तो अब ये एक नंबर थोड़े आसान हो गए ना कैलकुलेशन के लिए, इसीलिए हमने एटॉमिक मास को रिलेटिव एटॉमिक मास में बताना शुरू कर दिया।
रिलेटिव एटॉमिक मास। तो ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास में हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ी। पहली ज़रूरत पड़ी कि आप कौन सा एलिमेंट लेने वाले हैं जो जिसके रिस्पेक्ट में आप बाकी सारे एलिमेंट का वेट निकालेंगे, और आप कौन सी यूनिट डिसाइड कर रहे हैं। तो मैंने यूनिट का तो खुलासा कर दिया था, मैंने कहा कि मैं AMU डिफाइन कर रहा हूँ, या मैं U डिफाइन कर रहा हूँ, या मैं डाल्टन डिफाइन कर रहा हूँ। और मैंने आपको 1 AMU की न्यूमेरिकल वैल्यू बता दी थी 1.66 × 10⁻24 ग्राम, और मैंने आपको 1 AMU का स्टैंडर्ड डेफिनेशन दे दिया था, विच इज़ नथिंग बट 1/12 टाइम्स मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये आता है कि सर कार्बन क्यों, वाई कार्बन। अब फ्रेंड, इस क्वेश्चन का आंसर करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स की तरफ नज़र डालना पड़ेगा कि आखिर क्यों कार्बन को ही रेफरेंस एलिमेंट लिया गया है। फ्रेंड्स, काफ़ी पहले की मैं बात बता रहा हूँ, अराउंड 1950s और 1960s की बात बता रहा हूँ। ये जो रेफरेंस एलिमेंट था वो ऑक्सीजन हुआ करता था। मतलब साइंटिस्ट ऑक्सीजन के रेफरेंस में सारे एलिमेंट्स का वेट निकालते थे। देखिए, आप 1 AMU का डेफिनेशन हर एलिमेंट के पर्सपेक्टिव में दे सकते हैं, अनडाउटेडली आप दे सकते हैं, लेकिन रेफरेंस चेंज किया गया कार्बन को, तो सवाल ये आता है कि ऑक्सीजन पहले क्यों था और उसे क्यों चेंज किया गया कार्बन में, और कार्बन ही क्यों चूज़ किया गया। तो फ्रेंड, यहाँ पर कुछ 5 पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उन 5 पॉइंट्स की बदौलत कार्बन को एज अ रेफरेंस एलिमेंट लिया गया। तो फ्रेंड, इसमें सबसे पहला पॉइंट है, वेरी फर्स्ट पॉइंट, उस एलिमेंट की अवेलेबिलिटी हमारे पास अच्छी खासी होनी चाहिए। अगर आप किसी भी एलिमेंट को एक रेफरेंस एलिमेंट के तौर पे चूज़ कर रहे हैं, उसे पसंद कर रहे हैं, तो उस एलिमेंट की अबंडेंस, उस एलिमेंट की जो पॉपुलेशन है या फिर उसका अमाउंट, पॉपुलेशन थोड़ा अजीब वर्ड हो गया, अमाउंट हमारे आसपास अच्छे खासी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट है अवेलेबिलिटी या फिर अबंडेंस, उस एलिमेंट की अबंडेंस बहुत हाई होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, वो एलिमेंट बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, मतलब वो एलिमेंट जिसे भी आप स्टैंडर्ड रेफरेंस बना रहे हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए, वो सबके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर जहाँ पर ये सवाल आ जाता है तो हमारे पास एल्कली मेटल्स, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स, ये तो हमारे हट गए हमारे स्टैंडर्ड के लिस्ट से, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव है। F ब्लॉक हमारे लिस्ट से हट गया क्योंकि वो रेडियो एक्टिव है, वो सब बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। पहले अगर पॉइंट्स के पर्सपेक्टिव में बात करें तो अबंडेंस की अगर बात करें तो फिर आपके गिने चुने एलिमेंट्स ही बच जाते हैं, क्योंकि हर एलिमेंट का अबंडेंस अर्थ क्रस्ट में या फिर हमारे आसपास बहुत ज़्यादा नहीं है। तीसरा पॉइंट जो बताया गया वो ये कि वो एलिमेंट बहुत ही ज़्यादा इनर्ट भी नहीं होना चाहिए। यानी कि दूसरे और तीसरे पॉइंट का मतलब ये है कि जो भी एलिमेंट आप पसंद कर रहे हैं एज अ रेफरेंस एलिमेंट, उसकी मॉडरेट रिएक्टिविटी होनी चाहिए। मतलब वो ज़्यादा रिएक्ट भी नहीं करना चाहिए और एकदम चुपचाप भी नहीं बैठे रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आप बहुत ज़्यादा इनर्ट की अगर बात करें तो फिर तो नोबल गैसेस फैमिली निकल गई, इनर्ट गैसेस फैमिली निकल गई रेफरेंस के। हम उन्हें रेफरेंस बना नहीं सकते क्योंकि वो लोग बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं करते, और ऐसे कई सारे एलिमेंट जो बिल्कुल रिएक्शन नहीं करते तो हम उसे रेफरेंस एलिमेंट नहीं बना सकते। तो ये था तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है, जिस भी एलिमेंट को आप एक रेफरेंस एलिमेंट बना रहे हैं उसका सिंगल गैसियस एटम में आइसोलेशन पॉसिबल होना चाहिए। क्या क्या क्या, सिंगल गैसियस एटम, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल अगर कार्बन लिया गया है तो कार्बन गैस स्टेट में, यानी कि कार्बन गैस स्टेट में इजीली आइसोलेट हो जाना चाहिए। ये एक चौथी कंडीशन थी साइंटिस्ट की तरफ से कि आप जिसे भी रेफरेंस एलिमेंट बनाना चाहते हैं उसका सिंगल गैसियस एटम में आइसोलेशन पॉसिबल होना चाहिए। ये था आपका फोर्थ पॉइंट। और फिफ्थ पॉइंट फ्रेंड्स ये था, जैसे आपने उसे आइसोलेट कर लिया, अब पांचवा पॉइंट साइंटिस्ट ने ये दिया कि उस एलिमेंट के आइसोटोप्स नहीं होने चाहिए। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिन एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है बट मास नंबर डिफरेंट होता है, उसे हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। तो साइंटिस्ट लोग ने कहा कि आइसोटोप्स नहीं होने चाहिए। अच्छा, अब ये जो 5 कंडीशंस हैं, बिलीव करिए पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट, टोटल 118 एलिमेंट्स आज प्रेजेंट में है, लेकिन जब ये रूल्स बनाए गए थे तो 118 नहीं थे। सो पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट ये 5 कंडीशंस को पूरी तरह फुलफिल नहीं कर रहा था, लेकिन कार्बन जरूर एक ऐसा एलिमेंट था जो इन 5 कंडीशंस में एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा था। अगर आप देखेंगे कार्बन की अवेलेबिलिटी हमारे पास अच्छी खासी, वी ऑल आर मेड अप ऑफ कार्बन। और इसके बाद अगर आप रिएक्टिविटी की बात करें तो येस, आप ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। कार्बन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव भी नहीं है, हाँ कार्बन बहुत ज़्यादा इनर्ट भी नहीं है। अगर इनर्ट होता तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास देखने को नहीं मिलती। ठीक है फ्रेंड, तो अगर सिंगल गैसियस एटम में उसका आइसोलेशन भी पॉसिबल है। और जब ये रूल्स बनाए गए थे तो कार्बन के आइसोटोप्स डिस्कवर्ड नहीं हुए थे। तो ये 5 रूल्स कार्बन ने सेटिस्फाई कर दिया और कार्बन को ताज मिल गया रेफरेंस एलिमेंट बनने का। पहले ऑक्सीजन था, उसे हटा दिया गया, बाद में कार्बन को लिया गया। लेकिन कुछ सालों बाद आइसोटोप्स मिलने लगे, कार्बन के भी आइसोटोप्स मिल गए, कार्बन के भी आइसोटोप्स साइंटिस्ट ने ढूंढ निकाले। तो फिर उस रूल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया गया और कहा गया
अगर पहली बात तो यह है कि उस एलिमेंट का आइसोटोप नहीं होना चाहिए, और अगर आइसोटोप है तो वो इजीली सेपरेबल होना चाहिए। मतलब आपको जो भी आइसोटोप मिल रहा है आप उसको इजीली सेपरेट कर सको, किसी भी साइंटिफिक मीन से, किसी भी साइंटिफिक तरीके से उन आइसोटोप्स को आप अलग कर दो। तो कार्बन के नेचर में 3 आइसोटोप्स हैं फ्रेंड्स, कार्बन के नेचर में 3 आइसोटोप्स हैं। कौन कौन से हैं आपके पास जो कार्बन के आइसोटोप्स देखने को मिलते हैं? दैट इज 12C, 13C एंड 14C। तो कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स आपको देखने को मिलते हैं, और इन तीनों का सेपरेशन, तीनों का आइसोलेशन आसान है, तीनों को हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। इस वजह से कार्बन को एज अ रेफरेंस एलिमेंट उस टाइम भी और अभी भी माना जाता है। तो ये फ्रेंड्स ये 5 पॉइंट्स है, तो मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स को समराइज कर देता हूँ। पहली बात है अवेलेबिलिटी या फिर अबंडेंस, अच्छी खासी अवेलेबिलिटी, अच्छी खासी अबंडेंस होनी चाहिए। दूसरा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होना चाहिए। तीसरा, बहुत ज़्यादा इनर्ट भी नहीं होना चाहिए। चौथा, सिंगल गैसियस एटम में उसका आइसोलेशन पॉसिबल होना चाहिए। और 5वां पॉइंट है आइसोटोप्स नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर है तो ईजिली सेपरेट होने चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कार्बन को एक रेफरेंस एलिमेंट के तौर पर डिसाइड किया गया, और सारे एलिमेंट का वेट कार्बन के रेफरेंस में या फिर कहें 1 AMU के रेफरेंस में निकाला गया। तो आप कहेंगे सर ये तो 1 AMU के रेफरेंस में निकाला गया, लेकिन हाँ, लेकिन 1 AMU हमने कार्बन 12 से ही निकाला है, इसीलिए कार्बन को रेफरेंस माना गया। और ये कुछ 5 पॉइंट्स थे जो हमें क्लियरली बताते हैं कि कार्बन को रेफरेंस एलिमेंट क्यों लिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था कॉन्सेप्ट रिलेटिव एटॉमिक मास का। अब आप जो भी मास बताते हैं, जो भी कैलकुलेशन पर्पस में यूज़ करते हैं, वो या तो आप कभी कभार रिलेटिव एटॉमिक मास को यूज़ करते हैं, या तो कभी कभार आप एवरेज एटॉमिक मास यूज़ करते हैं। तो थोड़ा सा रिलेटिव एटॉमिक मास को हम लोग फाइनल टच या फाइनल एंडिंग दे देते हैं, और फिर हम लोग शुरू करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग कुछ एलिमेंट्स के रिलेटिव एटॉमिक मास लिख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1U। अच्छा, ये U का मतलब क्या है? या तो आप इसे बुलाइए 1 AMU, यानी कि ये एक हाइड्रोजन एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1 AMU। आप चाहते हैं इसे ग्राम में एक्सप्रेस करना तो बिल्कुल कर दीजिए, किसी ने नहीं रोका आपको। मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। ये आपका हो गया वजन एक हाइड्रोजन का ग्राम में। तो आपको ग्राम में भी एक्सप्रेस करने की आज़ादी है और AMU में भी एक्सप्रेस करने की आज़ादी है। अच्छा, कुछ और एलिमेंट्स देख लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना होता है फ्रेंड्स? 12U, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ 12 AMU, या फिर मैं इसे लिख सकता हूँ ग्राम में 12 × 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। अच्छा, कुछ और एलिमेंट्स। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होगा फ्रेंड्स? 23U। तो ये जो नंबर्स अगर आप ध्यान से देखें, ये बेसिकली आपका एटॉमिक मास नंबर है, और इसीलिए ये कैलकुलेशन को थोड़ा सा आसान कर देते हैं। या तो आप इसे लिखिए 23 AMU, अगर आप इसे ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो 23 मल्टीप्लाई बाय 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम। फ्रेंड्स, ये एक एटम का वजन है, और ये मैंने 3 कुछ ऐसे स्टैंडर्ड एटम लिख दिए। अब यहाँ पर क्योंकि हमने मोल कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो फ्रेंड्स ज़रा ध्यान से समझिए। Since we know 1 AMU is equal to 1.66 × 10⁻⁻24 ग्राम, ये हम जानते हैं। The mass of one atom of carbon 12 is equal to 12 AMU, which is equal to 12 × 1.66 × 10⁻⁻24 gram. Yes. Mass of 6.022 × 10⁻23 atoms of carbon 12 कितना होगा फ्रेंड्स? ये क्या किया मैंने एक एटम का मास लिखा, और फिर मैंने आपसे पूछा कि मास ऑफ 6.022 × 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन 12 कितना होगा। अब ये नंबर ऑफ कोर्स आप बहुत फेमिलियर हैं इससे, पिछले लेक्चर में हमने इसके ऊपर काफ़ी डिटेल बात की थी। कितना होगा? तो चलिए इसे मान लेते हैं, लेट्स से x होगा, x ग्राम होगा। तो x को कैसे निकालेंगे? अगर आपको x निकालना है, बस आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। x × 1, ये मास ऑफ 1 एटम है, तो x × 1 इज इक्वल टू 12 × 1.66 × 10⁻⁻24 मल्टीप्लाई बाय 6.022 × 10⁻23। फ्रेंड्स, अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो नंबर है 1.66 × 10⁻⁻24 और 6.022 × 10⁻23, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स हैं।
यानी कि अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 1, और 12 इंटू 1 हो जाता है आपका 12 ग्राम। जरा ध्यान से समझिए इस बात को, 12 ग्राम। एक कार्बन एटम का वजन है इतना, 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। एएमयू में कितना होगा? 12 एएमयू। मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23। ये 6.022 इंटू 10⁻23 का मतलब क्या होता है? 1 मोल। एक मोल कार्बन का वजन आ गया 12 ग्राम। यानी कि अगर मैं वेट को डायरेक्टली ग्राम में एक्सप्रेस कर देता हूं तो वो 1 मोल का वजन है, और अगर मैं वेट को एएमयू में एक्सप्रेस करता हूं यानी कि वो एक एटम का वजन है। तो दोनों में फर्क है। एएमयू मतलब एक एटम, और ग्राम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स विच इज 1 मोल। तो ये जो 12 ग्राम है फ्रेंड्स, ये आपका 1 मोल का वजन है, और ये जो आपका 12 एएमयू या फिर 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम है, ये एक कार्बन एटम का वजन है। समझ में आया आपको बात? हम लोग लिख देते थे कभी कभार 12 ग्राम, तो आपने जैसे ग्राम में उसको रिप्रेजेंट कर दिया, मतलब आप एक मोल एटम की बात कर रहे हैं। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। तो फ्रेंड, यहाँ पर मैंने मोल कंसेप्ट को पिक्चर में लाया। क्यों लाया पिक्चर में? क्योंकि स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 12 एएमयू मतलब किसका वेट? तो 12 एएमयू मतलब एक कार्बन एटम का वेट, एक कार्बन एटम का वेट। 12 ग्राम मतलब 6.022 इंटू 10⁻23, यानी बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ एटम का वजन है उतना, और उसी नंबर को हम लोग बुलाते हैं 1 मोल। तो एक एटम का वजन 12U, एक मोल एटम का वजन 12 ग्राम। आई होप दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू। यहां पर आप बात को समझ लीजिएगा, ये एएमयू एक एटम के लिए और ग्राम आपका होता है 1 मोल के लिए। तो ये था फ्रेंड्स आपका कॉन्सेप्ट रिलेटिव एटॉमिक मास का। अब इसी रिलेटिव एटॉमिक मास को मैं थोड़ा सा आगे लेके चलता हूं और एक अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने लेकर आ रहा हूं, जिसका नाम है रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। थोड़ा सा इग्नोर्ड वन है और कभी इसकी ज़रा जरूरत पड़ती नहीं है, तो सीधा लोग उसे मॉलिक्यूलर मास ही बुला देते हैं, बट एक्चुअली हम लोग यूज़ करते हैं रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आप बोलोगे सर आप तो पहले एवरेज एटॉमिक मास पढ़ाने वाले थे, लेकिन नहीं, क्योंकि इसी थोड़ा सा लिंक्ड है, तो मैं मॉलिक्यूलर मास को कंप्लीट करता हूँ, और अगर मुझे कम टाइम मिला तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर एवरेज एटॉमिक मास और एवरेज मॉलिक्यूलर मास अलग से कवर कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आप ये ध्यान से समझते हैं कि अब मॉलिक्यूलर मास या रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास क्या कॉन्सेप्ट है। तो फ्रेंड बहुत सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं फ्रेंड? एटम के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। एटम्स प्रॉपर प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं और हमें क्या देते हैं फ्रेंड्स? मॉलिक्यूल्स देते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वाटर का बताइए रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट, वाटर का रिलेटिव मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है, 2 टाइम्स रिलेटिव एटॉमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन। अरे ये मैंने 2 क्यों किया? व्हाई आई डिड दिस 2? व्हाई मल्टीप्लाइड बाय 2? सिंपली बिकॉज देयर आर 2 हाइड्रोजन एटम प्लस रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। So 2 times relative atomic mass of hydrogen plus relative atomic mass of oxygen. तो फ्रेंड ये कितना हो जाएगा? 2 into 1 plus 16। ठीक है फ्रेंड, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन हमने निकाल लिया था 1, और रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन होता है 16। तो फ्रेंड ये हो गया 2 + 16 विच इज इक्वल टू 18 AMU। ये एक पानी के मॉलिक्यूल का रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास है 18 AMU। और अगर आप इसे ग्राम में एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो बस आप क्या कीजिए, 1.66 × 10⁻24 ग्राम मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट इन ग्राम। अगर आप मॉलिक्यूलर वेट को AMU में एक्सप्रेस कर रहे हैं वो होगा रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, और अगर आप मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो वो सिंपली हो जाएगा आपका मॉलिक्यूलर मास, जस्ट लाइक आपके पास होता है एटॉमिक मास। अच्छा, तो यानी कि मॉलिक्यूलर मास एक्चुअली रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास होता है, जहाँ पे हम लोग रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स को हम लोग ऐड करके निकालते हैं। ओके अच्छा, अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है फ्रेंड्स कि आपने जैसे रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास आप अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए निकाल सकते हैं। अगर मैं कहता हूँ 18 ग्राम, तो उसका क्या मतलब है? 18 ग्राम उसका क्या मतलब है? अच्छा, 18 ग्राम का मतलब पता करना है। अभी मैंने आपको बताया था कि AMU तब हम लोग जब यूज़ करते हैं जब आप एक एटम के वजन की बात कर रहे हैं या फिर सिर्फ एटम के वजन की बात कर रहे हैं। ग्राम आपने लगा दिया, मतलब आप कितने एटम्स के वजन की बात कर रहे हैं? एटलीस्ट 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि एक मोल एटम। तो अगर आप लिखना चाहते हैं 18 ग्राम, अगर आप लिखना चाहते हैं 18 ग्राम, तो ये 18 ग्राम कितने पानी के मॉलिक्यूल का वजन है? आंसर है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है ना फ्रेंड्स?
6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये उतने पानी के मॉलिक्यूल का वजन होगा। जस्ट लाइक मैंने आपको देखिए कार्बन के लिए किया, कार्बन के वेट को एएमयू में एक्सप्रेस किया तो उसको नाम दिया रिलेटिव एटॉमिक मास, और जैसे उसे ग्राम में एक्सप्रेस किया उसका नाम मैंने दिया कि ये 1 मोल सब्सटेंस का वजन है। जैसे मैंने एएमयू यूज़ किया मतलब एटम, एक एटम का वजन है, और ग्राम मैंने यूज़ किया मतलब वो 1 मोल का वजन है। सिमिलरली अगर आपने एएमयू मॉलिक्यूल के लिए किया तो 1 मॉलिक्यूल का वजन है, और अगर आपने 18 ग्राम किया मतलब 1 मोल मॉलिक्यूल का वजन है, विच इज 6.022 इंटू 10⁻23। तो फ्रेंड्स ये है आपका कॉन्सेप्ट रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का। नाउ फ्रेंड्स द वीडियो इज गोइंग लॉन्गर, तो मैं क्या करूंगा, एवरेज एटॉमिक मास एंड एवरेज मॉलिक्यूलर मास को नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए कवर करूंगा। तो फ्रेंड्स ये था आज का डिस्कशन, इसको अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को, जिसमें मैंने एटॉमिक मास नंबर, रिलेटिव एटॉमिक मास, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास को कवर किया है, एंड आई थिंक confusion is now conclusion. Thanks for watching this video.